नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। पांचवें चरण का मतदान चल रहा है और सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी, बंगाल भी, बिहार भी और मैं तो लद्दाख को भी महत्वपूर्ण मानता हूँ। सभी जहाँ-जहाँ मतदान हो रहा है, सभी बहुत अहम हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि ये जो पांचवें चरण का मतदान इस समय बस अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, हुँ, इसके बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक जादुई अंक है 272 का, हुँ। वो भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर ही क्रॉस करने जा रही है और एनडीए मिलकर के यहीं से 300 के आसपास छलांग लगा चुकी होगी। दूसरे जो दिलचस्पी है लोगों की और मेरी भी, कि वायनाड से फिर से भाग कर के यहाँ आए, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी का क्या होगा? और रायबरेली में क्या संघर्ष कर रहे हैं, आसानी से निकाल ले जाएँगे? क्योंकि 2009, 2014 और 2019 ये 3 चुनाव बताते हैं कि इनकी मम्मी के जो वोट थे वो घटते जा रहे थे 7%, 8% और 2019 में उनकी जो जीत का अ, आंकड़ा था, मतलब अंतर था, वो 1.5 लाख के आसपास सिमट गया था। और जब लोकसभा चुनाव में आपकी हार-जीत 1.5 लाख के आसपास आ जाए, तो वो एक खतरे की घंटी होती है। ये कोई एमएलए का चुनाव नहीं है। और जिन परिस्थितियों में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह की घेराबंदी और प्लानिंग अमित शाह ने की है, उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। तो रायबरेली पर जानेंगे, अमेठी पर जानेंगे, राजनाथ सिंह साहब भी लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे, बिहार के बारे में जानेंगे और पश्चिम बंगाल के बारे में भी जानेंगे। इन 3 स्टेट पर हम फ़ोकस करेंगे और मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, जो इन सब चीज़ों पर बहुत बारीक नज़र भी रखते हैं, ज़मीन पर जाकर के सर्वे भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, केवल घर में बैठ कर के वीडियो नहीं बनाते हैं। अभिषेक तिवारी के साथ जुड़ रहे हैं पटना से और जुड़ कर के ज़रा जानते हैं कि 5वें चरण में हो क्या रहा है। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओमकार सर, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम। आपको बहुत-बहुत प्रणाम। सबसे पहले क्यों ना बिहार की ही पैमाइश कर ली जाए। बिहार में आज कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है? और उड़ते-उड़ते मैंने एक जगह देखा कि सारण में कहीं बूथ कैप्चरिंग की सूचना मिल रही है, ये क्या घटना है? और दूसरी जगहों का भी ज़रा हाल बताइए और कौन-कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनकी वजह से ये चरण बिहार का थोड़ा-सा महत्वपूर्ण हो गया है? अ मुज़फ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण और हाजीपुर में 5 सीटों पे इस बार भी चुनाव हो रहा है। और ओमकार सर, बड़ी बात ये है कि सारण में जो आप ये बूथ कैप्चरिंग वाली बात सुन रहे हैं, ये हताशा है। 3 बजे तक ही लोगों को एक अमूमन वहाँ पे अंदाज़ा लग गया है कि कहाँ क्या होने जा रहा है। आई बिलीव कि राजीव प्रताप रूढ़ी, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, ये चुनाव हमेशा 5 साल तक हारते हैं। 5 साल 364 दिन, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है तो फिर वही होता है कि नहीं, 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 लालू परिवार को तो नहीं जिता सकते ना, वो एक बात है। और इसमें सारण में देखिए राजपूत वोट और सबसे बड़ी बात यादव वोट में क्लियर एक डिवीजन देखा जा सकता है। किंतु सर चंद्रिका राय, जिनकी बेटी का नाम ऐश्वर्या है, जो विवाह हुआ था उनका जी। तेज प्रताप यादव से, वो इसी क्षेत्र से आती हैं और घूम-घूम करके लालू परिवार और उनकी बहन और सबको एक्सपोज़ कर रही हैं। कितना प्रभाव होगा पता नहीं, लेकिन प्रभाव तो है। दूसरा, नीतीश कुमार के वोटर के बारे में एक बात कहने पर मैं आज कहना चाहता हूँ, कि ठीक है, नीतीश कुमार कभी राजद के साथ रहे हैं, नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ रहे हैं, फिर राजद के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर राजद के साथ, फिर बीजेपी के साथ। किंतु उसके बाद भी उनका लॉयल वोटर उन्हीं के साथ है। ये अपने आप में बहुत जबरदस्त है। जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी वाली अलायंस ने
2.5 साल वाले फॉर्मूले पे कुमारी बहन मायावती जी को जब समर्थन दिया, तो वो पहला, जिसको कहते हैं ना, हु विल ब्रेक द आइस, वहां से पहली बार दलित समाज का एक चंक बीजेपी के लिए अछूत नहीं रह गया। उसके लिए बीजेपी अछूत नहीं रह गई, वो शिफ्ट होना शुरू हो गई। लेकिन नीतीश के वोटर के साथ ऐसा नहीं है। आप अलायंस में रहिए तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो हम नीतीश के। इसी वजह से राजीव प्रताप रूढ़ी एक एज पर नजर आ रहे हैं। बाकी ऐसी सीटों में कुछ खास फाइट है नहीं। हाजीपुर में चिराग पासवान बहुत बहुत जबरदस्त ढंग से जीतेंगे। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी में भी कुछ खास नहीं, लेकिन मधुबनी में अशोक कुमार यादव बीजेपी से खड़े हैं और मोहम्मद अली अशरफ फातमी लड़ रहे हैं आरजेडी से। इसमें एक खेल है सर, कहते हैं ना कि कहीं का प्रभाव कहीं होता है। तो झंझारपुर में गुलाब चंद यादव जी को टिकट नहीं दिया राजद ने, बदले में निर्दलीय खड़े हो गए, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स की कर्मभूमि मधुबनी है। उनकी बेटी एमएलसी रही है, या बेटी है या बहन है, आई नीड टू फाइंड आउट, लेकिन उनका पूरा परिवार यहीं पे उनकी कर्मभूमि रही, राजनीतिक कर्मभूमि। वो मेक श्योर कर रहे हैं कि यादव एक तो पहले से ही बहुत अधिक संख्या में अशोक कुमार यादव के साथ खड़े रहते हैं। उसके अलावा यह है कि मेक श्योर किया गया कि भाई ठीक है, अशोक कुमार यादव को तो वोट करते ही हो, लेकिन इस बार एंटी लालू वोट करना है। तो वो सारी चीजें हैं जिसके वजह से फातमी हारेंगे और बढ़िया नंबर से हारेंगे। जी। एक ये भी पूछा जा रहा है दिल्ली के गलियारों में कि इनके पिता ने जो रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी 4 लाख से अधिक वोटों के साथ, क्या चिराग पासवान इस बार उसके नजदीक जा सकते हैं, उसको तोड़ भी सकते हैं? पॉसिबल है। इसीलिए मैंने कहा कि हाजीपुर पे मैं बात करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हाजीपुर में अभी हमारी टीम जस्ट आधा घंटा पहले लौटी, और आपके साथ जब मैं लाइव हूँ तो वो दूसरे कमरे में वो बाकी चीज़ों की एडिटिंग चल रही है। अ, कोई है ही नहीं कॉम्पिटिशन, तो उस बारे में क्या कहा जाए। अब ये है कि मार्जिन कितना होगा। मुझे लगता है कि 3 से 4 लाख के बीच का संभवतः मार्जिन रहेगा। और अगर उत्तर प्रदेश पर आए तो उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें तो इस समय रायबरेली को लेकर के है, और ये पहली बार है। मैंने तो दोपहर में एक वीडियो कर भी दिया था इस पर कि राहुल गांधी बूथ बूथ घूम रहे हैं। बछरावा गए, फिर हरचंदपुर गए, हालांकि आज ना मंगलवार है ना शनिवार है, फिर भी हनुमान जी के मंदिर में गए पिपलेश्वर में, वहाँ मत्था टेक करके आए, उसका वीडियो भी बनवाया, उसके फोटोग्राफ भी निकलवाए। इसी तरीके से उनकी बहन जी एक मंदिर भी गई, वहाँ के वीडियो निकलवाए गए, प्रचारित किए गए। एक गुरुद्वारे में गई मत्था टेकने के लिए, वहाँ के भी वीडियो और फोटोग्राफ आए हैं। तो कभी देखा नहीं गया कि जिस दिन मत पड़ रहे हों, मतदान हो रहा हो, उस दिन राहुल गांधी अमेठी में कभी रहे हों। रायबरेली में क्यों रहना पड़ रहा है, क्यों पहुंचना पड़ रहा है? नहीं, एक बार देखा गया था सर, आपको ध्यान होगा कि जब किरण बेदी दिल्ली से चुनाव लड़ रही थी, तो लास्ट मोमेंट में वो मैराथन भी दौड़ने लगी थी सड़कों पे वोटिंग के बाद, ताकि लोग और ये बढ़े। ये आसार हैं, ये जो बताते हैं ना कि सामने वाले को एहसास है कि थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ईज़ी नहीं है। पर शायद समय निकल गया है सर। देखिए, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने घेराबंदी की और चीज़ें बदली हैं, और आपने पहले भी कहा कि लगातार मार्जिन कम होता रहा 8-9% और फाइनली आके 1.5 लाख पे पहुँचा। अब एक लास्ट भावुक अपील जो सोनिया गांधी ने कुछ दिन वो पहले की मेरे कि पास जानकारी भी है, मैं दर्शकों से साझा कर दूं। 2009 में सोनिया गांधी को रायबरेली में 72% वोट मिले थे। राइट। यानी 100 में से जो 100 वोट पड़े थे उनमें 72 वोट इनको मिले थे। 2014 में ये घट करके 63 रह गए, 72 हुँ। से 63 रह गए, तो करीब-करीब 9% घट गए। इसी तरीके से 2009 में ये 63 से भी घट करके 55% रह गए। तो ये एक खतरे का संकेत होता है। जी। उससे बड़ा खतरे का संकेत सर 2022 का निकालना पड़ेगा। जिन विधानसभा के बारे में आप बोल रहे हैं कि वो लगातार घूम रहे हैं, उन विधानसभा में हम देखें कि 3 विधानसभा में अ
बीजेपी का कब्जा है। मैं एक बात कहता हूं, अगर अदिति सिंह कैंडिडेट रही होती बीजेपी से, तो मैं दावे के साथ कहता कि राहुल गांधी हार रहे थे चुनाव। अदिति को बना देते, मनोज पांडे को बना देते, कोई से को भी बना देते। मनोज पांडे में तो कोई मतलब मनोज पांडे में आने के बाद तो कोई इफ बट भी नहीं रहता, लेकिन मैं कह रहा हूं अदिति सिंह अगर होती तो महिला कार्ड और ज्यादा बेटर चलता और खुल के चलता। जो अंतिम चाल चला सोनिया गांधी ने कि मैं आपको बेटा सौंपने आई हूं, तो लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। अरे आप 98 जीती, 99 जीती, 2004 जीता, 9 जीता, 14 जीता, 19 जीता, ये बताओ इतने सालों में जीत के किया क्या? और वही 2022 में देखिए, इसी वजह से यहां 3 विधानसभा में बीजेपी लीड की थी। ये बात लोग भूल रहे। 2024 और 19 का वो विधानसभा का चुनाव था, वहां पे लोकल फैक्टर थे। यहां तो इस बार मोदी फैक्टर और राम मंदिर फैक्टर भी है। और ये फैक्टर भी है कि देखो मोदी ने काशी को क्या से क्या बना दिया, अमेठी को स्मृति ईरानी ने बदल दिया। हम बंधुआ मजदूर है क्या? तो इसी वजह से वो अंतिम समय का एक एफर्ट दिख रहा है। मुझे लगता है कि संभवतः हम 8 बजे 9 बजे तक जब और आंकड़े आ जाएंगे तो क्लियर कर पाएंगे क्या चीज है। लेकिन स्थिति राहुल गांधी की खराब है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो ये खबरें चलवाई जा रही हैं दिल्ली में कि स्मृति ईरानी की हालत खराब है, इनके पीछे क्या मानसिकता है? और केएल शर्मा जो इनके चुनावी प्रबंधक रहे हैं, और ये तो चुनाव जीतने के बाद आदतन लाचार रहे हैं, वहां ना जाने के लिए जाने जाते हैं, अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगह। तो थोड़ा बहुत जो वहाँ इनके पीछे चीज़ों को संभालते थे, लोगों की गालियाँ सुनते थे, वो केएल शर्मा ही थे, जिनका अमेठी से, रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से कुछ लेना-देना भी नहीं है, वो तो लुधियाना के रहने वाले हैं। तो उनको इन्होंने अमेठी में उतार दिया। अमेठी में खुद लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और अब तमाम तरह की चर्चाएँ चलवा रहे हैं सोशल मीडिया में कि स्मृति ईरानी की हालत खराब है। नहीं सर, देखिए सर, चर्चाएं आप चलवा सकते हैं, उस पे तो अभिषेक तिवारी का या फिर अभिषेक तिवारी शो का या फिर ओमकार चौधरी सर का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हराने के लिए जो जरूरी मत है वो कहां से लेके आए? अमूमन राजधर्मा की अर्चना अभी वहीं पर है, अर्चना तिवारी, और मेरी उससे कुछ दिन पहले बात भी हो रही थी। तो उसने बोला कि एक चीज तो स्मृति ईरानी ने कर दिया कि लोगों को बता दिया कि विकास होता क्या है, टेस्ट। अब वो देख रहे हैं कि अगली बार स्मृति आएगी तो क्या कर सकती है। पहली चीज तो जब विकास के नाम पे कोई गढ़ टूटता है ना सर, और विकास दिख जाता है, तो इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होता, पहली बात। अब रही बात केएल साहब की, उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि जीत के बाद ये सीट वो गांधी परिवार को दान दे देंगे। ये पहला सेल्फ गोल था। चुनाव लड़ना एक बात, यूट्यूबर, चीनी यूट्यूबर पत्रकारों का विश्लेषण एक बात, लेकिन हमें ग्राउंड देखना पड़ेगा। आई डोंट फाइंड के स्मृति ईरानी फंसी हुई है। ये सीट बीजेपी आराम से निकाल देगी। योगी जी की 2-2 रैली हो गई है जी। और ये हनुमान मंदिर के, गुरुद्वारे के मंदिरों के चक्कर इसलिए काटे जा रहे हैं, कहीं न कहीं इस बात का एहसास है, इस बात का प्रेशर बन गया है इनके ऊपर कि आप भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। नहीं जाना भी एक बात है, आपने लिखित में कारण बता दिया कि क्यों नहीं जा रहे हैं, आपने उसका पूरा राजनीतिकरण किया, और आपके साथ ऐसे कई लोग हैं जो लगातार सनातन को गालियाँ ही निकाल रहे हैं, और पता नहीं उसको क्या-क्या बता रहे हैं सनातन को। इसलिए अब प्रेशर है, ऐसे हिंदू मतदाताओं को मनाने की एक टैक्टिस है, जो बेहद नाराज़ हैं इस समय कांग्रेस नेतृत्व से और इनसे। देखिए सर, वो बात और है कि नाराजगी है, मनाने की टैक्टिक्स है, वो तो सोमनाथ के मंदिर भी जा चुके हैं राहुल गांधी जी। बहरहाल वो सब एक बात, और हिंदुओं को बेवकूफ समझना एक बात। जॉर्ज पुनैया के साथ मिलकर के जो हिंदू धर्म को भारत से वाइप आउट करना चाहता है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाकात होना, वो एक बात। और अब अचानक से चुनाव में दौड़ना एक बात। किंतु ये नजरअंदाज कर देना कि सोशल मीडिया वाली ऑडियंस, वोटर, भारतीय लोग अब भूल जाते हैं चीजों को, इस महामूर्खता का मैं उत्तर नहीं देना चाहता सर।
एक बात है। अब हिंदू को जिस प्रकार से मूर्ख बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा, और हो जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो आप देखिए, जातियों में विभाजित करने का वो तमाम षड्यंत्र किया गया। आज रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया कि बताइए, इस चुनाव में एटम बम और परमाणु बम भी मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा है। आपका अलायंस पार्टनर कह रहा है, लेफ्ट के अलायंस पार्टनर के उसमें लिखा है कि वो क्वाड जैसी चीजों से दूरियां बना लेंगे। क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये अब वो समय नहीं रहा कि आप किसी चीज को कहीं कोट करेंगे और उसको मिसकोट नहीं करेगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि पहले मीडिया के ऊपर एक मुखौटा होता था, अब वो मुखौटा सोशल मीडिया ने उतार दिया। आप क्या कर रहे हैं, आप किसके पक्षधर हैं, वो सब जानते हैं। आप कितने निष्पक्ष हैं, ये भी जानते हैं। तो ये लोग जो हरा रहे हैं, आपको भी पता है सर किसके पक्षधर हैं? जी। पिछली बार ये जो 14 सीटों पर इस समय मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इनमें से 13 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, केवल रायबरेली कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। इस बार आप क्या देख रहे हैं? नंबर 2, इस बार देखिए। कई केंद्रीय मंत्रियों का इस समय जो है चुनाव मैदान में वो हैं। राजनाथ सिंह तीसरी बार हैं लखनऊ से, स्मृति जी। ईरानी भी तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, 2014 में हार गई थी और हारी भी 1 लाख से अधिक मतों से थी, और लेकिन फिर आ गई, फिर ताल ठोकी राहुल गांधी के खिलाफ, 55,000 से हराया, खुद 1 लाख से हार करके उन 2019 में लड़ने के लिए फिर आ गई, और राहुल गांधी 55,000 से हारने के बाद दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसी तरीके से हम अभी भगवान राम के मंदिर की बात कर रहे थे, तो फैजाबाद से लल्लू सिंह, वो 2 बार के सांसद हैं फिर से। इसी तरीके से कैसरगंज में ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण, उनको टिकट दिया गया है, और बांदा में भी आर के पटेल जो है वो दूसरी बार मैदान में हैं। हमीरपुर में भी 2 बार के सांसद हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। इसी तरह जालौन में जो केंद्रीय मंत्री हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, उनको भी तीसरी बार टिकट मिला है। मोहनलालगंज से भी एक दूसरे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, वो भी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं लिस्ट देख रहा था पूरी, जी। केवल बाराबंकी से इन्होंने कैंडिडेट चेंज बदला किया। है, हम्म। वरना सबको रिपीट किया है, और कोई 2 बार का सांसद है, कोई तीसरी बार चुनाव लड़ रहा है। इस पूरे चरण को अगर हम देखें, तो भाजपा बहुत कॉन्फिडेंट रही है अपने प्रत्याशियों को लेकर के भी, और चुनाव को लेकर के भी, नतीजों को लेकर के भी। बीजेपी क्या, हम मुझ जैसा विश्लेषक भी बड़ा कॉन्फिडेंट है इस राउंड को लेकर के। देखिए, या तो 13 होगा या 14 होगा। 12 नहीं हो रहा है, ये जरूर मैं देख रहा हूँ। कोई ऐसी सीट मुझे इवन फंसी हुई सी भी, हालांकि अ, चीनी यूट्यूबर पत्रकार बोल रहे हैं, लेकिन आज देखिए सर, 2 बजे एक और आंकड़ा अपडेट हुआ, आपके दर्शकों को सुनना चाहिए और जानना चाहिए। फलोदी सट्टा बाजार जो 323 का नंबर दे रहा था, उसने बढ़ा के 330 कर दिया सर, बीजेपी का इंडिविजुअल। और कमाल की बात है कि सोशल मीडिया पे घूम रहा है, कागज पर लिखा हुआ 303 का कांग्रेस का नंबर फलोदी सट्टा बाजार के नाम पे। लोग इतने महामूर्ख हैं कि वो गूगल पर जाके क्रॉस चेक भी नहीं कर रहे हैं कि फलोदी सट्टा बाजार इसको किसको इस वक्त किसको जिता रहा है, किसको हरा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए लोगों को। और जिस एक बात मैं चीनी मानता हूं। जी। जी, बात पूरी करिए। मैं ये मानता हूं कि फलोदी सट्टा बाजार एकदम से क्लूलेस नहीं होता। कुछ बार विधानसभा सीटों में हो जाता है, विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लोकल फैक्टर्स पे आप का गणित उतना परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो इस वक्त रेट है 303 के 330 के ऊपर, वो बता रहा है कि फलोदी सट्टा बाजार दिख रहा है उसे कि मोदी प्रचंड बहुमत से आ रही है। जी। जो चीनी पत्रकारों का आपने जिक्र किया, वो गोंडा सीट को लेकर के बातें कर रहे हैं, जहां से कीर्तिवर्धन सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा की पोती को, जो श्रेया वर्मा है, उनको टिकट दिया है, और बीएसपी ने भी यहाँ सौरभ मिश्रा को टिकट दिया है। तो गोंडा को लेकर के बताया जा रहा है कि थोड़ा सा फाइट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा फंस गई है, पर आपकी रिपोर्ट सही है। मैं भी इसको कंफर्म करता हूं कि वो 13 की 13 तो जीत ही रही है। रायबरेली में भी राहुल गांधी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। जी।
पश्चिम बंगाल पर चलते हैं अभिषेक जी। पश्चिम बंगाल में आज कितनी सीटों पर है मतदान और कौन से महत्वपूर्ण चेहरे हैं और उम्मीद क्या लग रही है आपको? पश्चिम बंगाल पे आऊँ उससे पहले मैं बता रहा हूँ आराम बाग में आज एक इंसिडेंट हुआ है। कुछ टीएमसी के गुंडे आए और महिलाओं को ठीक संदेश खली के मूड में रिपीट करने को बोला कि जो वोट देने जाएगा उसको उठवा लेंगे। गेस व्हाट क्या हुआ? जो हम लोग उसे चिलोही बोलते हैं भोजपुरी में या फिर अ, जिससे सब्जियाँ काटी जाती हैं। आप लोग शायद ठेहा बोलते होंगे या ठेका बोलते होंगे। पता नहीं पश्चिमी यूपी में उसको किस टर्म में बोलते हैं। तो उसपे जो सब्जियाँ काटी जाती थी पहले गाँव में, चाकू का प्रयोग नहीं होता था। उसको लेकर के महिलाएँ गाँव से निकली और टीएमसी वाले को जो 25-30 लोग आए थे, उनको जो धोया है सर। वो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही है, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो ये मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया कि कहाँ मोमेंटम है। आरामबाग, बागौन, बैरकपुर देखिए बैरकपुर नहीं जीत रही हम पहले से भी थोड़ा-सा बैरकपुर प्रॉब्लमैटिक रहा है। हुगली, हावड़ा, श्रीरामपुर और उलूबेरिया में है और इसमें से बीजेपी के लिए जो है मुफ़ीद सीटें जिसको कहते हैं मैं मानता हूँ कि इस बार जो है हावड़ा और हुगली में भी ईज़ी नहीं रहेगा टीएमसी के लिए। आरामबाग संभवतः जीत सकती है और हावड़ा थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक रहेगा लेकिन देखते हैं। बाकी श्रीरामपुर जीत जाएगी। जी। मैं ये देख रहा था और मैं इस पर एक कमेंट भी आपका चाहूँगा। अभी जैसे बिहार में जो 3 बजे तक का टर्नआउट है वो 45% के आसपास, साढ़े 45% के आसपास है। जम्मू-कश्मीर का भी 45% है हुँ। और झारखंड में 53-54% समझ लीजिए, लद्दाख में तो 61 से ऊपर चला गया है। महाराष्ट्र का 38.77। महाराष्ट्र में ये रफ्तार धीमी क्यों है? आश्वस्ति का भाव है क्या वहाँ या कन्फ्यूजन का भाव है कि कौन-सी असली शिवसेना, कौन-सी नकली शिवसेना, कौन-सी असली एनसीपी, कौन-सी नकली एनसीपी? उत्तर प्रदेश का भी करीब 47% है, वेस्ट बंगाल का तो 62-63% के आसपास है। 3 बजे तक के आंकड़े हैं ये। अब अब क्या है ना सर कि ये दोनों स्टेटमेंट मुझे लगता है सही है। एक तो कन्फ्यूजन है और दूसरा आश्वस्त होना है। देखिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एक तो कांग्रेस का आपको बूथ पर प्रतिनिधि तक नहीं मिलता। दूसरा यही हाल एनसीपी का भी है। क्योंकि समय नहीं मिला इन्हें कैडर वापस मोबिलाइज़ करने का, बनाने का। किंतु इन सब से इतर जो एक है आश्वस्त वाला भाव अलग है। कुछ है ही नहीं सामने विपक्ष में क्या जाना है वोट करना। यही बड़े-बड़े चुनावी विश्लेषक को इंक्लूडिंग माय सेल्फ महाराष्ट्र को लेकर के कन्फ्यूज़ कर रहा था। लेकिन जहाँ पर आप देखेंगे कि अलायंस पार्टनर लड़ रहे हैं, वहीं पर बहुत ज़्यादा वोटिंग कम हो रही है। बीजेपी जहाँ पर श्योर शॉट है, उतना नहीं। और दूसरा महाराष्ट्र की वोटिंग को लेकर के जो एक कन्फ्यूज़न है कि सिंबल से लेकर के प्रतिनिधि से लेकर के हर चीज़ को लेकर के, वो भी लोगों को घर से निकलने से संभवतः रोक रहा है। जी। और जो मूल सवाल था आज का कि क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी 272 पार करके अब वो 400 पार वाले आंकड़े की तरफ बढ़ेंगे, छठे और 7वें चरण में? देखिए सर मैं एक बात कहता हूँ, मेरे दृष्टिकोण में 400 पार का नंबर एनडीए का नहीं है। लेकिन बीजेपी का नंबर 303 के ऊपर का है 7 चरणों में। वो 320 मेरा मिनिमम लेवल है। अब ऊपर का मैं इसलिए सिर्फ नहीं दे रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है ऐसी 50-60 सीटें हैं जो फोटो फिनिश हो रही हैं। अब सर 22 लाख, 23 लाख में आप भी जानते हैं कि मेरी टीम भी युवा है, छोटी भी है, थोड़ा पैसे का भी ये रहता है, किल्लत रहता है। तो हमारे पास कोई ऐसा अभी तक पुख्ता सिस्टम नहीं है कि हम वो 20 लाख, 22 लाख में जो फोटो फिनिश है, जहाँ से 20 से 30 हज़ार के बीच में रिजल्ट आना है, उसको हम श्योर शॉट बता सकते हैं कि ये सीट बीजेपी निकाल लेगी। लेकिन ऐसा होता ही ये है अमूमन एक जो मैं ट्रेंड बता रहा हूँ। जब कहीं राम मंदिर जैसा अंडर करंट हो, एक भाव हो जो हमने तेलंगाना में देखा।
तो होता ये है कि फोटो फिनिश वाली सीटें भी सत्ता पक्ष की तरफ निकलती है। ये बात आप 2021 के बंगाल इलेक्शन के समय भी आप देखिएगा, जो अंडर करेंट था, लोग जब भाप नहीं पाए, तो आप देखिए बीजेपी फोटो फिनिश में लगभग 40 विधानसभा सीटें हारी थी। यानी 5,000 के 1,000 से 7-8,000 के बीच का जो मार्जिन वाला था। बहुत अंतर नहीं था बंगाल में टीएमसी और इनके बीच के वोट बैंक का। कहने को देखिए क्या है कि आज अगर 42% पर है, लेकिन फिर भी बीजेपी की सीटें बढ़ रही है, वो भी 4 से 5 अधिक। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टीएमसी का वोट स्प्रेड है, बीजेपी का जहां है वहीं पर है। तो ये बात हमको समझना होगा कि इसके बाद एनडीए तो सर्टेनली 272 हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, और अगले 2 चरणों में 100 प्लस। मेरा नंबर वही मुझे लग रहा है कि अंतिम तक संभवतः 370 से लेकर के 380-90 का वही नंबर रहेगा। जी। लीजिए, जिस बात की हम जिक्र कर रहे थे, इस समय हेडलाइन है वही आज तक पर। आदित्य ठाकरे ने कम वोट की शिकायत की है। कहा है कि जी मतदाताओं को संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं कि वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे। अजीबोगरीब तर्क दिए गए हैं उनकी तरफ से। यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना का तो रोना धोना शुरू हो चुका है। मैं वही बता रहा हूँ, उनका भी वही है, क्योंकि क्या संसाधन, मतलब पर्ची बीजेपी वाले भी आपके वोटर तक पहुंचाएंगे क्या? वो तो आप ही का ये पहुंचाएगा ना पर्ची, या बीएलओ पहुंचाता है। तो अब ये रोना धोना तो लग ही रहा है, शुरू हो ही चुका है। अब ये देखना है कि अंतिम संस्कार 4 तारीख को कैसे होता है, गाजे बाजे के साथ होता है, या जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक गाना था, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, उसी हिसाब से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी जुड़ने के लिए। रात्रि में तो जेडी पर हम लोग मिलेंगे ही। मिलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। प्रणाम, नमस्कार सर, जय श्री राम।